हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, जैसा आप सभी को पता है 20 फरवरी से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना चल रहा है और बहुत सारे एक्स सर्विसमैन संगठन हैं जिन्होंने वहां पर अपना सहयोग और समर्थन दिया है। तो देखिए, अब आपकी बारी है कि आप 3 तारीख में अपने ज़िले में जाइए, अपने डीएम को अपना ज्ञापन दीजिए। देखिए, ज्ञापन में आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। आप इंडिविजुअली ना करके जितने भी एक्स सर्विसमैन उस जिले में हैं आपस में मिलें, एक मांग पत्र कंबाइंड इकट्ठा करें और सब पे अपनी जो है साइन करें और यहाँ पर अपने डीएम को दे सकते हैं। तो देखिए, मैं आज आपके सामने ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन बिहार यूनिट का है, उनका एक मांग पत्र है जो आपके सामने दिखाने वाला हूँ। ये मांग पत्र बहुत सारी मांगे हैं जो एक्स सर्विसमैन की से जुड़ी हुई हैं, वो मांगे आपके सामने मैं लेके आया हूँ। ये लेटर देखिए एक्स एयर वेटरन्स सार्जेंट इंग्लिश रंजन जी के द्वारा लिखा गया है। आप चाहें तो इस पे भी अपना कह सकते हैं कि समर्थन दे सकते हैं और ये मांग पत्र भी साइन करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट में दे सकते हैं डीएम को। शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, उन्होंने जो ये लेटर लिखा है, ये देखिए वाइस प्रेसिडेंट हैं इस संगठन के। इन्होंने किस किस के नाम ये लिखा है? माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय रक्षा मंत्री महोदय। अगर आप विषय देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, तो जवानों के साथ केंद्र सरकार द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ जंतर मंतर में 20 फरवरी से चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को समर्थन देने और केंद्र सरकार को जवानों को न्याय देने संबंधी मांग पत्र है ये। इसमें उन्होंने क्या लिखा है श्रीमान जी? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यह है, इन्होंने कहा कि हमारी पूर्व सैनिक जवानों की एक यूनियन है जो पिछले काफ़ी समय से जवानों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने देखिए अपना पॉइंट बताया कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक जवानों के साथ भेदभाव और अन्याय होता रहा है और उसी का एक हिस्सा है जो 20 फरवरी से दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो देखिए, उन्होंने कहा कि हम इस धरना प्रदर्शन का समर्थन करते हैं और तन मन धन से ऐलान करते हैं कि हम इस समर्थन में इसे है सहयोग देते रहेंगे। अब उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं। देखिए, सबसे पहली मांग है जो लेटेस्ट मुद्दा है OROP। देखिए, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि 23 दिसंबर 2022 को प्रेस विज्ञप्ति जारी करके OROP लागू करने के बारे में केंद्र सरकार ने जानकारी दी थी। तो उसमें देखिए इन्होंने बताया गया था कि कलर सर्विस करके आए जवानों तथा 1 जुलाई 2014 से पहले प्रीमैच्योर सैनिकों को ही 1 रैंक 1 पेंशन का फ़ायदा लाभ जो है दिया जाएगा, लेकिन जो PMR होते हैं, प्रीमैच्योर हैं, उनको ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर इनका कहना है जवान कभी भी प्रीमैच्योर रिटायरमेंट नहीं होते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि जो हमारे कह सकते हैं कि एक्स डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी ये कहा था, मनोहर पर्रिकर ने जी, कि ये जो VRS है या प्रीमैच्योर है ये आर्मी में नहीं होता है, ये डिफेंस में नहीं होता है, क्योंकि उनका जो एग्रीमेंट है, जो बॉन्ड साइन करते हैं 15+2 का होता है, जबकि ऑफिसर का एग्रीमेंट जो है 58 ईयर्स तक का होता है। अगर अफसर 18 साल से पहले रिटायरमेंट लेते हैं तो उनको प्रीमैच्योर रिटायरमेंट कहा जाता है। तो देखिए, उनका कहना है कि सभी जवानों को यहाँ पर OROP का लाभ दिया जाए। उन्होंने यहाँ पर देखिए ये भी पॉइंट रखा है कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो 58 साल से लेकर 7 साल की उम्र में पेंशन आते हैं और एक पेंशन का लाभ ऑफिसर को नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने अपना पॉइंट यहाँ पर रखा है। जवानों की उम्र जो कि 32 से लेकर 40 साल की उम्र में वो रिटायर होते हैं या पेंशन उनको भेज दिया जाता है, ताकि जो हमारी सेना है, जो हमारी फौज है, वो यूथ बनी रहे, जवान बनी रहे। तो देखिए, उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन का फ़ायदा जरूर दिया जाना चाहिए। देखिए, उन्होंने यहाँ पर और भी बहुत सारे उदाहरण लिए हैं, BSF, CRPF का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, यहाँ पर जो PMR हैं, जिनको PMR बोला जा रहा है, कायदे में वो PMR नहीं है। अपना जो टर्म ऑफ एंगेजमेंट है वो पूरा करने के बाद ही डिस्चार्ज हो रहे हैं, ले रहे हैं वहाँ पर। तो उन सभी को 1 रैंक 1 पेंशन के दायरे में लाना चाहिए। तो लेकिन उन्होंने कहा आपको यह समझना चाहिए कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन क्यों चाहिए। श्रीमान जी, एक जवान सिपाही की ज़्यादा से ज़्यादा 17 साल सर्विस होती है। अगर वह जवान 18 साल की उम्र में भर्ती होता है तो 35 साल की उम्र में जो है वो पेंशन आ जाता है। अब वह जवान 25 साल की उम्र में बाप बन जाता है तो पेंशन आने के बाद उसके बच्चे 10 साल के होते हैं और मैं मान सकता हूं कि बच्चे उसके 4th या 5th में पढ़ रहे होंगे। तो देखिए उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो कितनी ज़्यादा होंगी। आप भी एक ऑफिसर
अब आप एक ऑफिसर के बारे में देखिए कि 55 से लेकर 60 साल की उम्र में वो पेंशन आते हैं नॉर्मली। तो उनके जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं, उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो ऑलरेडी यहाँ कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो है कंप्लीट हो चुकी होती हैं। अभी आप ही बताइए कि OROP का हक जो है किसका बनता है, जिसका बेटा 10 साल का है या जिसका पोता 10 साल का है। तो ये दोनों के दोनों कंडीशंस यहाँ पे बताई गई हैं कि देखिए ये जो रिक्वायरमेंट है ये सबसे ज़्यादा जवानों की है, क्योंकि वो अर्ली रिटायरमेंट आ जाते हैं। तो देखिए इसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अभी OROP की जगह EREP वाला कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, मैं उस पर भी एक अपनी वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। सेना में अच्छी सर्विस करने के लिए देखिए सम्मान स्वरूप दिए जाने वाले ऑनरी रैंक नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन की पेंशन में 1 पैसों की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। देखिए ये रैंक उनको दे दी जाती है, लेकिन जो फाइनेंशियली बेनिफिट है वो उनको नहीं दिया जाता है। तो देखिए एक तरह से कह सकते हैं कि ये उनके साथ अन्याय है। तो देखिए उन्होंने मांग क्या रखी यहाँ पर कि ऑफिसरों को अनुचित तरीके से दी गई 1 रैंक 1 पेंशन जो है बंद कर दी जाए, और 1 रैंक 1 पेंशन के लिए पिछले दिए गए जो भी बैलेंस है उनसे इंटरेस्ट के साथ वापस ले लिया जाए। दूसरा जो पॉइंट है वो है विडो पेंशन को लेकर या विधवा पेंशन। देखिए यहाँ पर उन्होंने अपना पॉइंट रखा है कि केंद्र सरकार द्वारा सेना के जवानों की या विधवाओं की पेंशन में सुधार करने के लिए जितनी भी कमेटी बनाई हैं सभी की सभी अफसरों के अधीन ही बनाई गई हैं। यही कारण है कि सभी कमेटियों द्वारा सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर की पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। देखिए यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने लिखा है, एक टेबल दिया है कि ये रैंक है। देखिए अगर ऑफिसर की यहाँ पर विधवा है, अगर हम बात करें टाइम स्केल लेफ्टिनेंट कर्नल, तो देखिए 2006 में जो उनकी विडो पेंशन थी वो 5,880 रुपये थी, जो 2023 में अगर मैं कहूँ आपकी जो सर्कुलर नंबर 666 है उस आधार पर ये बढ़कर 57,240 रुपये हो चुकी। यानी अगर आप देखेंगे जो परसेंटेज इंक्रीज है, यानी 873 यहाँ पर % जो है इंक्रीज देखा जा रहा है ऑफिसर की विडो पेंशन में। लेकिन अगर जवान की बात करें यानी टाइम स्किल नायक के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो देखिए 3,500 से बढ़कर केवल 12,065 रुपये हुई है। यानी आप देखेंगे केवल 245% की यहाँ पर वृद्धि है 2006 से लेकर 2023 के बीच में, जबकि ऑफिसर की वृद्धि यहाँ पर जो है वो 873 है। यानी जो डिफरेंस है लगभग 628% का डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो देखिए उन्होंने कहा कि 2006 से लेकर 16 तक बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, जवान हो, जवान की फैमिली हो, उनकी विडो हो, जो भी है उनके साथ काफ़ी अन्याय हुआ है और उनको न्याय चाहिए। तीसरा पॉइंट है उनका 7 पे कमीशन से ऊपर। देखिए उन्होंने बोला जब 7 CPC लागू किया गया था तो केंद्र सरकार और सेना के अफसरों द्वारा जवानों के साथ पे और पेंशन में ऐसा व्यवहार किया गया जैसा कि जवान किसी दूसरे देश के हों। उसमें देखिए उन्होंने अपना पॉइंट दिया है कि जब पे मैट्रिक्स की बात आई तो देखिए जो फिटमेंट फैक्टर है वो ऑफिसर के लिए 2.81 किया गया, वहीं अगर हम बात करें जवानों के लिए JCOR के लिए तो 2.57 का फॉर्मूला तैयार किया गया, जिसकी वजह से देखिए ये जो एक बार अगर डिफ्रेंशिएट हो गया, उनकी पेंशन कम रह गई, उनकी पे कम रह गई, तो पेंशन उनकी हमेशा कम रहेगी और वो कभी भी अपने जो लक्ष्य है या जो अपना बराबरी का अधिकार है वो कभी नहीं ले पाएंगे। हमारी मांग है कि पे कमीशन के लिए जवानों को भी 2.81 का जो फॉर्मूला है उसके आधार पर उनकी पेंशन जो है या पे जो है वो वापस फिक्स की जाए, ताकि उनको भी उनका न्याय मिल सके और जो पेंशन और पेमेंट है वो सेम रेट से बढ़ोतरी हो ऑफिसर के लिए भी और जवानों के लिए भी। फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सर्विस पेंशन से रिलेटेड। देखिए सर्विस पेंशन, आप देखिए मैं आपको सीधा डाटा दिखाता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर 2006 में एक ऑफिसर की सर्विस पेंशन 14,600 रुपये थी, जो अब बढ़कर 95,400 रुपये हो चुकी, यानी 553% का इजाफा यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहीं अगर जवान की बात करें हम TS नायक, तो देखिए 4,046 से बढ़कर 20,000 रुपये हुई है, यानी ये बढ़ोतरी जो है 397%, लगभग 400% के आसपास है। तो डिफरेंस अगर आप देखें तो जो ऑफिसर है वो 156% जो है ज़्यादा उनका रेट से पेंशन बढ़ी है। तो हमारी मांग ये है कि जो पेंशन का बढ़ना है, जो इंक्रीमेंट है वो सेम रेट से होना चाहिए, ताकि जो है सबके साथ न्याय और सेम पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है मेडल से जुड़ा हुआ। देखिए आप सभी को पता है कि 95 से 97% जो हैं वो यहाँ पर जवान्स की संख्या है, JCORs की संख्या है, 3 से लेकर 5% ऐसे हैं जो ऑफिसर्स हैं। लेकिन जब मेडल मिलने की बात आती है, जब सम्मान की बात आती है, जब वीरता की बात आती है, तो देखिए यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल लिया है 26 जनवरी 2019 का। तो उन्होंने बोला 300 वीरता मेडल प्रदान किए गए,
जिसमें जवानों के लिए केवल 73 मेडल्स थे, वहीं ऑफिसर्स के लिए 227 मेडल्स थे। तो आप देख सकते हैं कि ये भेदभाव जो है क्या है। जितने भी मुठभेड़ होती हैं, जहाँ भी आगे चलना होता है, उसमें देखिए मैक्सिमम जो है आगे कौन होता है, जेसीओ ओआरस होते हैं। तो फिर ये मेडल्स जो हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसर की तरफ क्यों जा रहे हैं, तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब अगला मुद्दा है एमएसपी से जुड़ा हुआ। देखिए आप सभी को पता है एमएसपी का मुद्दा हाई कोर्ट में भी चल रहा है और यहाँ पर काफ़ी कह सकते हैं कि पॉजिटिव रिस्पांस था दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, और अब सुनवाई भी होने वाली है आपको पता ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब छठे वेतन आयोग में एमएसपी की बात की गई तो देखिए उन्होंने 1000 किया जवानों का और ऑफिसर का किया 6000। हालांकि देखिए 1000 रुपये को वापस केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब नेक्स्ट पे कमीशन आया तो देखिए 7th पे कमीशन में क्या हुआ, यहाँ पर 5200 एमएसपी जो है जीसीओआर के लिए, 10,800 यहाँ पर एमएनएस के लिए और 15,500 ऑफिसर के लिए रखी गई। देखिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि चूक थी, क्योंकि देखिए मैं एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे देखिए ये उनकी जो योग्यता है, जिस आधार पर वो भर्ती हुए हैं, चाहे ऑफिसर है, चाहे जेसीओ, चाहे जवान है, उस आधार पर नहीं दिया जाता। ये है मिलिट्री की हार्डशिप के लिए आप जिस एरिया में रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, यानी मिलिट्री की जो हार्डशिप है वो सभी के लिए सेम है। और जो एमएसपी है, स्पेशली एमएसपी और डिसेबिलिटी पेंशन, ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो सेपरेट नहीं होने चाहिए। ये फिक्स होना चाहिए कि सभी को अगर एमएसपी मिलेगी तो इतनी मिलेगी, डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी तो सभी को इतनी मिलेगी, क्योंकि जो चोट है, जो दर्द है, वो सभी का बराबर होता है। इसमें ऑफिसर और जवान का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। अब अगला पॉइंट था इनका डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर। देखिए मैंने आपको बताया कि देखिए हर चीज़ जो है सेम है, दर्द बराबर है, चोट बराबर है, किसी गोली लगी है तो बराबर दर्द होगा, दवाई भी सेम चलेगी, तो फिर ये भेदभाव क्यों? तो इस भेदभाव को खत्म करने के लिए जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो देखिए यहाँ पर सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं कि अगर 7th पे कमीशन की बात करें, ऑफिसर की नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन जो है 75,870 रुपीज़ है, जबकि जवान की मात्र 9,000 रुपये है। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? देखिए आपके जो पे मैट्रिक्स है, पे लेवल है, उसका आपकी डिसेबिलिटी से क्या लेना देना। तो ये डिसेबिलिटी पेंशन जो है सेम होनी चाहिए। देखिए जरूरी नहीं है कि हम कहें कि आप जेसीओ ओआर की पेंशन बढ़ा के 50,000 रुपये कर, जी नहीं। अगर आपको करनी है सबकी 30,000 करनी है, 30,000 कर दीजिए, लेकिन सबकी सेम कीजिए। ये क्या है, एक हमारा संवैधानिक अधिकार भी है कि आपको सभी को समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी है यहाँ पर। अगर हम बात करें वार इंजरी एलिमेंट की, जो डिसेबिलिटी इनवैलिड आउट होते हैं, तो देखिए ऑफिसर की 2,52,000 रुपये है। वहीं देखिए एक जेसीओ ओआर की जवान के लिए अगर हम बात करें केवल मात्र 18,000 रुपये है। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है। यानी उनको 2.5 लाख रुपये दिए जा रहे हैं और वहीं एक जेसीओ ओआर को, एक जवान को 18,000 रुपये दिए जा रहे हैं। सेम अगर वो बॉर्डर पर लड़ रहा है, वो बॉर्डर को लड़ रहा है, दोनों ने बराबर गोलियां खाई हैं, तो जो जेसीओ या ओआर है उसको मात्र 18,000 रुपये महीना की डिसेबिलिटी पेंशन, वहीं एक ऑफिसर को 2.5 लाख रुपये महीना की पेंशन। देखिए कहाँ एक ये न्याय आपको दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा ये उठाया गया है कि ये जो डिसेबिलिटी पेंशन है ये सबका सेम होना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पर एक टेबल भी तैयार की गई है कि देखिए 5880 डिसेबिलिटी पेंशन बढ़कर हो जाती है 75,000 रुपये, यानी 1175%। वार इंजरी डिसेबिलिटी पेंशन 11,760 रुपये से बढ़कर 1,50,000, 1175%। वहीं अगर हम बात करें वार इंजरी इनवैलिड आउट जो केसेस हैं, उसमें डिसेबिलिटी पेंशन जो 11,760 से बढ़कर 2,50,000 रुपये, यानी 2,025% की बढ़ोतरी। लेकिन अगर वहीं बात करें जेसीओ ओआर की, तो ये बढ़ोतरी 156% केवल। देखिए कहाँ आपको 1100, 1500, 2,000% की बढ़ोतरी, वहीं जेसीओ ओआर के लिए केवल 150 से 200% की बढ़ोतरी। इतना बड़ा अन्याय देखिए, बहुत ज़्यादा ये डिफ्रेंशिएट है और कहेंगे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हो रहा है। तो इन चीज़ों को लिए क्या है, देखिए आपको डिसेबिलिटी पेंशन देनी है। आप बोलिए कि जो वार इंजरी है सबको 40,000, जो वार इंजरी इनवैलिड आउट है 50,000, 60,000, जो भी देना है, लेकिन सबके लिए सेम कीजिए। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर बात की गई है बटमैन सिस्टम की। देखिए आप सभी को पता है कि जो इंडियन आर्मी में वहाँ पर बटमैन का कॉन्सेप्ट है। इस बटमैन कॉन्सेप्ट में क्या देश को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फाइनेंशियली भी, क्योंकि इतने सारे जवान जो हैं ऑफिसर के यहाँ पर लगे रहते हैं और जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो मेन ड्यूटी होती है युद्ध करने वाली, वो उसको अपने आप को वहाँ से आउट कर लेते हैं और देखिए प्रमोशन भी उनका ही होता है और देश पर इतना ज़्यादा जो है यहाँ पर बोझ पड़ता है फाइनेंशियली। तो इस चीज़ों को ख़त्म किया जाना चाहिए। अंग्रेजों के ज़माने के आर्मी रूल्स हैं बहुत सारे, देखिए उन आर्मी रूल्स को चेंज किया जाना चाहिए ताकि हम जो हैं अपने हक के लिए लड़ सकें, अपने हकों को पहचान सकें। देखिए 11वां पॉइंट जो उठाया गया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है रिजर्व पेंशनर्स के लिए। देखिए 1962, 65, 71, देखिए जब युद्ध का टाइम हुआ तो देश को
फौजियों की लड़ाई जरूरत पड़ी, सैनिकों की जरूरत पड़ी, तो उस टाइम पे देखिए जो भर्ती किए गए उनको 7 से 8-10 साल में जबरदस्ती पेंशन भेज दिया गया। अब उसकी कंडीशन क्या थी, उन योद्धाओं को जो पेंशन है मिलनी चाहिए, मिल कितनी रही है उनको, देखिए 9,000 रुपये बेसिक पेंशन फिक्स की गई है उनको भी पेंशन, जो आज का 15 साल का बेसिक सिपाही है जो पेंशन मिल रही है, यानी उनको भी पेंशन उतनी ही मिलनी चाहिए कि 9,000 रुपये, देखिए बहुत ही कम एक पेंशन है, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जितने भी, देखिए संख्या बहुत कम है, 1962, 65, 70 के जो रिजर्विस्ट पेंशनर्स हैं उनकी संख्या तो काफ़ी कम है, लेकिन वो अपने न्याय के लिए यहाँ पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, उठाते भी हैं तो देखिए 2-4 लोग हैं, उनकी आवाज़ नीचे ही दबके रह जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लास्ट में देखिए, एक्स ग्रुप के साथ भेदभाव। देखिए आप सभी को पता होगा कि जो अभी OROP टेबल आई है उसमें टेबल नंबर 7 और टेबल 8 कर दी गई हैं। उनका कहना है कि टेबल 8 जो है उनके लिए है जो पोस्ट 2016 है, और जो प्री 2016 एक्स ग्रुप वाले हैं उनके लिए टेबल नंबर 7 है। देखिए ये बहुत बड़ा अन्याय है, ये बहुत बड़ा भेदभाव है। जैसा आप सभी को पता है कि एक्स ग्रुप जो है, अगर मान लेता हूँ मैं कि 2016 में कोई 30 दिसंबर 2015 को रिटायर होकर आ रहा है, तो देखिए उसको क्या है, टेबल 7 देखनी है। कोई 1 जनवरी 2016 को आ रहा है, उसको टेबल नंबर 8 देखनी है, जहां पर आप देखेंगे 3 से 4 हज़ार रुपये का डिफरेंस है, और जबकि सेम ट्रेड, सेम काम, सेम भर्ती हुए, सेम काम कर रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो ये डिफ्रेंशिएट क्यों? क्योंकि देखिए पे कमीशन में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं था, बस उन्होंने ये बोला था कि हम जो 1400 रुपये है उसको 2.5 नंबर के 3600 कर रहे हैं, और बाकी जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए हम इसको 6200 रुपये कर रहे हैं। तो देखिए जो है सभी के लिए सेम एक्स पे यानी 6200 रुपये की जानी चाहिए। जो भी एक्स पे यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो भी एक्स पे डिप्लोमा होल्डर्स हैं उसके आधार पर इसको होना चाहिए। इसमें कहीं भी 2016 का फैक्टर नहीं होना चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात कही गई है। देखिए हम आपके बहुत धन्यवाद होंगे। यहाँ पर देखिए आप साइन देख सकते हैं, सार्जेंट इंग्लिश रंजन रिटायर्ड, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन बिहार यूनिट की तरफ से ये लेटर है, मांग पत्र है, जो मैं आप सबके सामने शेयर कर रहा था। देखिए आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, अपने डीएम को अपना मांग पत्र दे सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, ताकि जो आपके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो न्याय आप मांग रहे हैं, जिसके लिए जंतर मंतर पर बैठे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन फिजिकली, मेंटली वहाँ पर वो अवेलेबल हैं पूरी तरह से। तो देखिए दोनों परिस्थितियों में आप सभी के लिए ये मांग पत्र देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये जो आज कदम है, देखिए हम अभी इन कदमों की बात करते हैं क्योंकि अभी कैग की रिपोर्ट आई, उसमें आपने देखा डिसेबिलिटी पेंशन पर उन्होंने ऑफिसर्स पर काफ़ी वार किए, और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर देखा जा रहा है कि ऑफिसर्स जो हैं अपने साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं अच्छा व्यवहार, और जो भी नीचे की कंडीशन है उनको उनका हक भी नहीं मिल पाता है। तो आप अपने हक के लिए ये चीज़ें जो हैं आगे प्रोजेक्ट करें, ताकि जब भी अगर ये बात आए कि भैया आपको हक मिल रहा है तो आपको लगे कि हाँ हमारा भी इसमें योगदान है, और एक सैनिक, एक भूतपूर्व सैनिक का योगदान होना बहुत ज़रूरी है। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।